नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहरा आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि 5 रीजन व्हाई आप आम आदमी पार्टी लॉस्ट इन दिल्ली इलेक्शन। हाल ही में आपने रिजल्ट देखा होगा और ये लेटेस्ट इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट है, जिसमें आउट ऑफ 70 सीट दिल्ली का केवल बीजेपी का 48 सीट एंड आम आदमी पार्टी का केवल 22 सीट। अगर आम आदमी और बीजेपी पार्टी का इतिहास बताऊं तो आम आदमी पार्टी 2014 में 28 सीट्स, 2015 में 67 सीट्स, आउट ऑफ 70 67 सीट, ये मायने रखता है। फिर 2020 में भी 62 सीट आउट ऑफ 70, ये भी मायने रखता है। 62 और 67 में बता दूं, अब तक दिल्ली के इतिहास में इतना ज्यादा सीट किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। पहली बार जो है 62 या 67 आउट ऑफ 70 सीट मिला था आम आदमी पार्टी को। और ये क्या हुआ ऐसा कि 2025 में सीधा 62 सीट से 22 सीट तक आ गए। ये क्या ऐसा हो गया कि 60 सीधी सी बात है, 62 से सीधा 22 सीट पे आ गए। ऐसा क्या हो गया? चलिए इस मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। उसका पांच मूल आधार है। 5 मूल आधार में सबसे पहला जो चीज है, देखो, कैरेक्टर ढीला है। कहने का मतलब ये है कि मैं बता दूं, आप लोगों को याद होगा 2014 में जब कांग्रेस पार्टी रूल कर रहा था, उस टाइम से 2G स्पेक्ट्रम से लेकर रेल से लेकर तेल तक, 2G स्पेक्ट्रम, रेल, कोल, हर एक कॉमनवेल्थ, हर एक चीज में करप्शन हुआ था। और करप्शन के अगेंस्ट में जो है अन्ना हजारे आए थे लोकपाल बिल को शुरुआत करने के लिए, दमदार लोकपाल बिल के लिए, और उसको पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया था। और देश के जनता ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि लोकपाल बिल लेकर आए कि ऐसा सशक्त लोकपाल बिल होगा जो कि एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो एंटी करप्शन बिल बनेगा, एक सशक्त लोकपाल बिल बनेगा जो कि करप्शन जो कर रहे हैं उनको खदेड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2014 की बात था, लेकिन 2025 तक आते आते अरविंद केजरीवाल खुद करप्शन केस में कई बार जेल जा चुके हैं। उनको खुद करप्शन केस में अभी भी बेल पे वो बाहर में है। तो ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो नेता करप्शन के लिए देश का चीफ मिनिस्टर बना था, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना था, वही करप्शन की वजह से जो है जेल जाना पड़ रहा है। तो इसलिए लोगों को इस बात को हजम नहीं हुआ। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन। एंड नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल, इवन उनके जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, जो टॉप लेवल पे मंत्री हैं, ये भी जो है कुछ कर नहीं पाए। और ये सब भी करप्शन केस में जेल में होने के कारण दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट लोगों का, जनता का जो है उनके ऊपर जो है, जो एक तरफ से कह सकते हो कि जो ईमानदारी का जो टैग था वो हट गया। लिकर स्कैम, शीश महल डेंट, केजरीवाल ईमानदार इमेज। और शीश महल की अगर बात करें तो जो सिंपल सा स्वेटर पहनकर, मुफलर पहनकर लोगों को एक जेंटलमैन का इमेज देते थे, वो उल्टा वो सादा रहने के बारे में सोचते थे, अननेसेसरी खर्च के बारे में वो खुद जो है ज्यादा खर्च करने लगे, अपने जो है शीश महल बनाने लगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन है कि जो फ्री के रेवड़ी सब जो बांटने लगे, फ्लड ऑफ फ्रीज बट नो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। हर चीज जो है फ्री 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 की बात करें, पानी में फ्री, वाटर में फ्री, देन वुमेन इन द गवर्नमेंट बसेस में फ्री, ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 200 यूनिट तक फ्री, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल कास्ट, ये सब के लिए फ्री। तो ये जो शेड्यूल कास्ट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फ्री, देन वाटर में फ्री, 200 यूनिट तक बिजली में फ्री, वुमेन को मेट्रो में फ्री और बसेस में फ्री। तो फ्री 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 कितना दिन आप दे पाओगे? देश जनता का पैसा में ही फ्री दोगे? तो फ्री फ्री का इतना होने से क्या हो गया कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट मुद्दा है वो ही रुक गया। चाहे यमुना हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे दिल्ली के रोड्स हो, चाहे सेवेज हो, एमसीडी डेवलपमेंट की बात आती हो, ठीक है, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सब में जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी एक रीजन था। दूसरा, अगर एमसीडी की बात करें, तीसरा एमसीडी की बात करें, एमसीडी का मतलब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद ही जब ओपोजिशन पार्टी में थे वो खुद ही बोलते थे कि दिल्ली कितना गंदा है, साफ नहीं हो पा रहे। बट जब वो सरकार में रहे,
जब एमसीडी उनके हाथ में आया तब भी वो कुछ कर नहीं पाए, और दिल्ली वन ऑफ द डार्टिएस्ट सिटी में से आता है। और एयर पोल्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड का नंबर 1 कैपिटल है, वर्ल्ड का, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड का नंबर 1 कैपिटल है दिल्ली एज ए, मतलब एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन के मामले में या फिर एमसीडी का नहीं काम करने के मामले में, ठीक है, तो दिल्ली जो है सबसे कह सकते हो कि नंबर 1 में है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। उसके साथ साथ देखो, जो आईएनसी के साथ यानी कि राहुल गांधी पार्टी के साथ मिलकर देश में वो लड़ते थे इंडिया पार्टी लेके, अब जो है दोनों एक दूसरे का मजे लेने लगे, दोनों एक दूसरे का अपोज होने लगे। जैसे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते थे, अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी को ट्रोल करते थे। तो राहुल गांधी ने तो एक बार केजरीवाल के बारे में बोल दिया था कि केजरीवाल वैगनर में आए थे, स्वेटर पहन के खंबे पे चढ़ गए और फिर जो है खंबे से उतरकर सीधा शीश महल चले गए। तो ये फनी वे में कहने का मतलब ये था कि जो मतलब मकुटा था एक तरफ से, वैगनर में आना, स्वेटर पहनना, एक सिंप्लिसिटी का जो दिखावा करना, उसके बाद जो शीश महल का डिमांड करना, तो ये एक तंज था। तो दोनों में एक दूसरे में मतलब मिलके लड़ना चाहिए था, और मिलके लड़ते तो शायद जो है रिजल्ट ज्यादा आ सकता था। ठीक है, अब जो है एक 5th नंबर पॉइंट है, आप गोज नेगेटिव। हर मामले में, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, हर मामले में अच्छे दिखाने की कोशिश तो किए थे। चाहे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हो या एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हो, सबके सब जो है जेल में चले गए। एक तरफ से करप्शन, उनके खिलाफ भी जो है करप्शन, अगेंस्ट द करप्शन का चार्ज लग गया। तो ये बातें लोगों को हजम नहीं हुआ कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन की बात कर रहा था, वहां के जो टॉप लेवल पे लीडर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सबके सब जो है वही मतलब एक तरफ से कोई जेल गए थे या किसी के खिलाफ जो है करप्शन के चार्ज लगा था। तो कहीं ना कहीं ये देश के और दिल्ली के विकास के डेवलपमेंट में बाधा दे रहा था। एंड दीज आर द 5 रीजन जिसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार जो है हार गई। अगर हम लोग बात करें आम आदमी पार्टी की, तो मैं बता दूं कि 2014 में 28 सीट आप देख सकते हैं, उसके बाद 2015 में 67 सीट, देन 2020 में 62, एंड इस बार जो है केवल 22 सीट्स है। इस बार जो है केवल 22 सीट है। ठीक है, चलिए एनीवे, अब डबल इंजन का सरकार है मोदी जी का। ठीक है, देखते हैं कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं दिल्ली में। उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं आप लोगों के लिए, हमने प्रीलिम स्पेसिफिक, यूपीएससी प्रीलिम स्पेसिफिक बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से टेस्ट सीरीज होगे, कौन सा देना बेटर है, कौन सा नहीं, कौन सा किताब पढ़ोगे, कौन सा मेंटर को चूज करोगे, कौन सा नहीं, किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, एक होलिस्टिक अप्रोच में ये चीजें हम बताएंगे। और ये नंबर है 8527007432, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा उसका फीस जो है केवल एंड केवल 10,000। उसके अलावा हमने जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है, उसका नंबर भी यही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, नीचे दिया गया देखिए 8527007432, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसका प्राइस है 15,000, और ये 1 साल तक आपको 2025-26 के बारे में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको गाइड करेंगे हर एक चीज के मामले में। ठीक है, जुड़े रहिए और बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए जानते हैं 2025 के महाकुंभ मेला के बारे में, जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी प्रयागराज यूपी में हो रहा है, 45 दिन तक। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम का सबसे मूल आधार है। कुंभ जो कि संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब है कलश, उसके कुंभ के जो कलश के मुख को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, कलश के जो ऊपरी आकार को भगवान रुद्र का रूप माना गया है, और कलश के जो आधार को भगवान ब्रह्मा, और बीच के भागों को समस्त देवियों को, और अंदर के जल को संपूर्ण महासागर माना गया है। कुंभ जो है, कुंभ मेला हर एक 12 साल में एक बार होता है। उसका रीजन है कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है, सूरज को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है, इसीलिए हर एक 12 साल में एक बार जो है
कुंभ का मेला होता है। और जैसे ही हर एक 12 साल में एक चक्कर लगाते हैं, जल में, वायु में एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक एक पॉजिटिव चेंज होती है, परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से पवित्र गंगा यानी कि संगम में डुबकी लगाना बहुत पवित्र का बात माना जाता है। हालांकि आपने बहुत सारे मूवी, बॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, तकदीर, अधिकार, अंदाज अपना अपना, सोल्जर, मेला, दो अनजाने, बहुत सारे जगहों में कुंभ के बारे में जो है जिक्र किया गया है। बट इस बार के कुंभ का खासियत क्या है? इस बार के कुंभ का खासियत है जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा, जिसमें ये माना गया है कि 40 करोड़ श्रद्धालु जो है रहेंगे, जो कि यूएसए का टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और इस बार 2025 का कुंभ में 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं, 12 किलोमीटर टेम्पररी घाट बनाए गए हैं और 1800 एकड़ जो है पार्किंग के लिए रखा गया है एंड 1.5 लाख टेम्पररी टॉयलेट बनाए गए हैं। उसके साथ साथ 25,000 सफाई कर्मचारी को तैनात किया गया है सफाई करने के लिए और 29,000 जो है एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं और 400 किलोमीटर तक टेम्पररी सड़क है। उसके साथ साथ सबको देख रेख करने के लिए एआई की मदद से 2600 कैमरा रहेंगे। तो आइए जानते हैं इस कुंभ मेला के बारे में। 2025 का जो है केवल कुंभ मेला नहीं है, ये है महाकुंभ मेला, ठीक है। और ये इस बार जो 2025 का जो महाकुंभ मेला है, ये 144 ईयर के बाद यानी कि 144 साल के बाद आ रहा है। और ये जो है, जो संगम है गंगा यमुना या सरस्वती रिवर का जो संगम है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ये चीजें हो रही हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जब न्यूज की अगर मैं बात करूं तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज रविंद्र कुमार ने 29 नवंबर को ये डिक्लेयर कर दिए थे कि ये जो महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट एक बनाया जाएगा और ये यूपी प्रयागराज मेला अथॉरिटी प्रयागराज एक्ट 2017 के हिसाब से, जिसमें ये अलग से जो है महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, जिसमें 4 तहसील रहेगा और 67 विलेज रहेंगे। उसके साथ साथ आइए जानते हैं कि हिस्ट्री बिहाइंड द कुंभ मेला, कुंभ मेला का इतिहास क्या है। जैसे कि समुद्र मंथन के बारे में सब लोग जानते हैं कि एक तरफ देवता थे, एक तरफ जो है राक्षस थे, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था कि किसको जो है अमृत मिलेगा। तो अमृत के चक्कर में दोनों के बीच में 12 दिन और 12 रात तक लड़ाई हुई थी और ये जो 12 दिन और 12 रात है वो इंसान के लिए 12 साल हो गया, इसलिए 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है, ये अलग रीजन है। उसके साथ साथ जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो अमृत कलश लेके जो धनवंती आए थे दोनों के बीच में, तो उसी से ही कुंभ मेला की शुरुआत होती है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कुंभ मेला के प्रकार, अभी जो इस बार जो है इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में हो रहा है वो है महाकुंभ मेला, जो कि 144 इयर्स के बाद हो रहा है। उसके बाद एक होता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला जो है हर एक 12 साल में यानी कि 12 इयर्स में एक बार होता है, जिसमें से चार जगह पे होता है। एक है प्रयागराज, एक है हरिद्वार, एक है नासिक और एक है उज्जैन। और एक होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला यानी कि 6 साल में एक बार जो कुंभ मेला होता है उसको अर्ध कुंभ मेला कहा जाता है, वो होता है प्रयागराज और हरिद्वार में। एक होता है माघ कुंभ मेला, जो कि हर एक साल जो है कुंभ मेला मनाया जाता है और ये होता है प्रयागराज में। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ के महीने में होता है, जो कि मिड ऑफ जनवरी से लेकर एंड ऑफ फरवरी तक चलता है। उसके साथ साथ जो है अगर मैं बात करूं कुंभ मेला का जो साइट है, 4 साइट है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यही हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से ये माना गया है कि जो हिंदू भगवान विष्णु जी जो है चारों जगह पे जो अमृत का जो बूंद है चारों जगह पे गिराए थे। एक है प्रयागराज में, एक है हरिद्वार में, एक है उज्जैन में, एक है नासिक में। इसीलिए ये चारों जगह में कुंभ मनाया जाता है। जैसे कि प्रयागराज में जो संगम है गंगा यमुना और सरस्वती रिवर का जो संगम है, और अगर मैं बात करूं हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड गंगा रिवर के साइड में मनाया जाता है। उसके साथ सिप्रा रिवर के साइड में यानी कि मध्य प्रदेश के सिप्रा रिवर के साइड में उज्जैन में मनाया जाता है। और जो है गोदावरी रिवर के साइड में यानी कि महाराष्ट्र में नासिक में मनाया जाता है। तो ये 4 जगह है जहां पर मनाया जाता है, वो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक।
और अगर मैं बात करूं व्हाई कुंभ मेला इन प्रयागराज, प्रयागराज में क्यों होता है, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से पहला यज्ञ, फर्स्ट यज्ञ या फिर सैक्रिफिशियल सेरेमनी जो है भगवान ब्रह्मा ने यही प्रयागराज में किए थे, इसीलिए प्रयागराज में जो है कुंभ मेला होता है। उसके साथ साथ अगर मैं इतिहास की बात करूं, कुंभ मेला का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कुंभ मेला की बात करूं, तो ये प्राचीन काल से ही शुरुआत हो रहा है। वैसे तो देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक जिक्र है, वो कुंभ मेला की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कि अपने आप को पवित्र करने के लिए जैसे कि गंगा में डुबकी लगाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वो रिचुअल चल रहा था, बट वो कुंभ मेला नहीं है। हालांकि अगर कुंभ मेला की जिक्र किया जाए तो एंशिएंट टाइम से, शंकराचार्य के टाइम पे या फिर बुद्धिस्ट एरा के टाइम से ही शुरुआत हुआ है। उसके साथ साथ ये चलते आ रहा था गुप्त पीरियड में 4th and 6th सेंचुरी में, और एम्परर स्कंदगुप्त जो 5th सेंचुरी में उसको बढ़ावा दिए थे कुंभ मेला को उन्होंने। उसके बाद जो है अगर मध्यकालीन भारत की किया जाए, मेडिवल हिस्ट्री की बात किया जाए, तो खासकर विजयनगर एम्पायर और विजयनगर के जो राजा थे कुंभ मेला को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए काफी उन्होंने पदक्षेप लिए थे। उसके साथ साथ अगर मुस्लिम रूल की बात किया जाए 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में, उन्होंने भी, हालांकि उस टाइम पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था गैदरिंग में, लेकिन कुंभ मेला उस टाइम उन्होंने भी रोका नहीं था। अगर फिर मैं ब्रिटिशर कॉलोनियल टाइम की बात करूं 18 and 19th सेंचुरी में, हालांकि उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से होता था, लेकिन कुंभ मेला जो है अपने टाइम पे हमेशा हुआ करता था। हालांकि 2025 प्रयागराज कुंभ मेला में जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जो है 5435 करोड़ जो है कुंभ मेला के लिए उन्होंने ग्रांट किए हैं। तो और भी ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, और भी इंफॉर्मेशन लाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। नमस्कार। अभी हाल ही में न्यूज में HMPV वायरस को लेके मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वायरस के बारे में। देखिए, फर्स्ट है कि न्यूज में क्यों है और ये वायरस होता क्या है, और कोविड जो हुआ था वो कोविड से सिमिलर किस प्रकार से सिमिलर है और कौन सा डिफरेंस है। उसके बाद अगर ये वायरस है तो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, एंड क्या हमें वरीड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, रिसेंटली जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, रिसेंटली जो न्यूज में है, सबसे पहला चीज है कि ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि चाइना में फैला था, ठीक है, एंड दिस लिंक टू द ह्यूमन मेटाफिनो वायरस, जिसको कहा जाता है HMPV, ठीक है। हालांकि चाइना में होने के साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं बता दूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये एक न्यू पेंडेमिक नहीं है। पेंडेमिक का मतलब WHO हमेशा घोषित करता है पेंडेमिक, तो ये उसको पेंडेमिक नहीं माना गया है। हालांकि ये हेल्थ क्राइसिस जरूर होगा, बट ये पेंडेमिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। उससे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ध्यान रखिएगा बच्चों, तीनों ऑर्गेनाइजेशन, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO, ठीक है, एक है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद एक है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और एक है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जेनेवा में, याद रहेगा, WHO, WMO और WTO। तो W जिसका फर्स्ट है और O जिसका लास्ट है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जेनेवा में होती है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में। एनीवे, देन अबाउट HMPV वायरस, ये वायरस है क्या एक्चुअली? ये वायरस देखिए कॉमनली रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है, जो सर्दी खांस छींकने पे जो चीजें होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये सबसे पहले, ऐसा नहीं कि ये रिसेंटली इस साल डेवलप हुआ है, ये 2001 में डेवलप हुआ था, नेदरलैंड में उसको पहले पाया गया था, ठीक है। एंड जो कोविड में जिस प्रकार से फ्लू एक तरह से इन्फेक्शन होती थी, तो ये भी उस टाइप का ही एक तरफ है, सिमिलर टाइप का है। देखो सिम्टम्स क्या है, उस वायरस का सिम्टम्स क्या है? कॉफ रहना, फीवर रहना, सोर थ्रोट, रनी नोज, विज छींकना, ठीक है। तो आमतौर पर ये सिम्टम्स पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हो आप, ठीक है, रनी और स्टफी नोज, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोर थ्रोट, विज, फीवर, रैश आ सकते हैं।
आमतौर पर 2 से 5 दिन के अंदर, ठीक है, 2 से 5 दिन के अंदर जो है आमतौर पर ये ठीक हो जाता है नॉर्मली, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये किस प्रकार से HMPV सिमिलर टू द कोविड, हम क्या कोविड से उसको कंपेयर कर सकते हैं? सिमिलर और डिसिमिलर हम बात करें, देखो वायरस फैमिली की बात करें तो दोनों अलग अलग फैमिली से है। HMPV जो है पाराहक्सोवाराइड फैमिली से है, वाइल कोविड-19 जो है कोरोना विराइड फैमिली से है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि दोनों बोथ स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड क्लोज कंटैक्ट की वजह से होगा। दोनों का जो ट्रांसमिशन जो तरीका वो सिमिलर है। उसके साथ अगर सिम्टम्स की बात करें तो दोनों में जो सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HMPV कॉल्ड माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वाले, कोविड जो है कॉफ फीवर फैटिक उसमें भी था। अगर सिवियरिटी की बात करें तो ज्यादा सीवियर जो है कोविड-19 है, HSPV इतना सिविलर नहीं है, ये माइल्ड है, ठीक है। उसके साथ जो है वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो ये सब पे दोनों ही इंपैक्ट होता है ज्यादा, ध्यान रखिएगा। अब देखो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, ठीक है। एस्टोमेटिक स्प्रेड, COVID-19 has more potential of astomatic transmission while HMPV is less likely to spread by astomatic carrier। उसके साथ अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बोथ लैक द स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, केयर मेनली सपोर्टिव फॉर द बोथ। बट वैक्सीन की बात करें, कोविड-19 का वैक्सीन निकल गया था, बट अभी HMPV का कोई ऐसा वायरस नहीं, मतलब उसका जो वैक्सीन नहीं निकला है। और ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो एक तरफ से कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल पेंडेमिक के हिसाब से डिक्लेयर किया था, बट HMPV को एक गोल्डन पेंडेमिक के हिसाब से डिक्लेयर नहीं किया गया। ये एक छोटा सा सीजनल, एक तरफ से सीजनल वायरस कह सकते हो, ठीक है, जो सर्दी के टाइम पे आती है, गर्मी में फिर चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो कोविड-19 का जो है जैसे कि वो लॉन्ग उसका इफेक्ट होता था, लॉन्ग टर्म कॉजेस इफेक्ट होता था, बट HMPV का ऐसा लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट है ही नहीं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज है कि 2 से 5 दिन के अंदर जो है जो ठीक हो सकता है। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, और जितना ज्यादा लिक्विड चीजें हो सके, जैसे कि पानी हो सके, फ्लूइड हो सके, सप्लीमेंट ऑक्सीजन टाइप हो सके, तो ज्यादा से ज्यादा लीजिए। उसके साथ साथ हम प्रिवेंट उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हाथ जो है बार बार धोना पड़ेगा, जब भी बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगा के निकलिए, और ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनसे थोड़ा सा दूर बचिए, और क्लीनिंग कंटामिनेटेड सरफेस, तो इस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि व्हेन वाज HMPV फर्स्ट डिस्कवर, 1985, 1995, 2001 और 2002, नीचे कमेंट करके बताइए, और कौन सा कंट्री में फर्स्ट हुआ था नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बिफोर एंडिंग द टॉपिक एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने टारगेट प्रीलिम्स 2025 का बैच हमने फाइनल पुशअप के हिसाब से लॉन्च किया है, क्योंकि प्रीलिम जो है आप लोगों के पास जो है 4.5 महीना है, और 4.5 महीना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। 4.5 महीना में हमें पता नहीं चलता कि कैसे पढ़ना है। जब आपका सिलेबस वास्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सीसेट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, और आपके पास टाइम कम हो, तो आपको क्या चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेके हम लोग टारगेट प्रीलिम्स बैच बना रहे हैं, जिसका फीस भी है 20,000, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, 10,000 में आपको मिलेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8527007432 पे, ठीक है। उसके अलावा हमने यूपीएससी फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो 2026 बैच के लिए, और उसका फीस भी 30,000 है, और 15,000 में अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये दोनों बैच के बारे में एक चीज बताऊंगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर यहाँ ज्वाइन किए तो आपको कोई किताब, कोई स्टडी मटेरियल या कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये नीचे दिया गया नंबर है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हेल्प, या इंस्टा, टेलीग्राम या फेसबुक पेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। नमस्कार, मैं व्योमकेश मेहर आपको स्वागत कर रहा हूं। आज का जो वीडियो है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023-24 हाल ही रिसेंटली न्यूज में है। उसका कारण है, देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में किस लिए है, बैकग्राउंड क्या है उसका, देन इंपोर्टेंस ऑफ द रिपोर्ट, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को पुट अप होगा। देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
2023 का जो रिसेंटली जो न्यूज में है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रिलीज किया है 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 में है। हाल ही में रिपोर्ट मतलब रिलीज हुआ है, बट ये है 2023 का रिपोर्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 जून 1981 में, ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 जून 1981 में, जो कि सक्सीडिंग द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इनिशिएटेड इन द ईयर 1965। देन फिर जो है 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एनसीए जिसको कहा जाता है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रेकमेंडेड ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एनएफएसओ जिसको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है PSIFR was initiated in 1965 by FAO। FAO का मतलब क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। और UNDP का मतलब क्या है? ये UNDP तो सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं की फाइंडिंग्स ऑफ ISFR रिपोर्ट 2023-24 में, देखिए ये आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों मिला के, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के जो कंट्री में है 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25% है, 25% है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जो हम बात करें तो इंक्रीज, अगर 2021-2022 से कंपेयर करें तो अभी जो है परसेंटेज ऑफ कवर एरिया, चाहे वो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया हो, चाहे वो आपके ट्री कवर एरिया हो, उसमें परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। देखो तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया जो कंट्री में है 8,27,356 है, जो कि 25%। आप लोगों को पता होगा इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कितना है? 8 लाख, 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और द टोटल फॉरेस्ट कवर हैज एन एरिया ऑफ 7,15,342, यानी कि 21%। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21%। और देखो यहां पर लिखा है कि टोटल ट्री कवर एरिया जो है 1,12,014, उसका यानी कि 3%। तो अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के देखो 25% है, 25.17 एग्जैक्टली। बट केवल अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट कवर में 21.76% और ट्री कवर में दैट इज 3.41%, दोनों मिला के है 25.17%। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, अगर मैं इंक्रीज करूं, देखो जाहिर सी बात है इंक्रीज हुआ है इस बार, और ये पॉजिटिव सिंबल है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और द कंट्री फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज फ्रॉम 1445 स्क्वायर किलोमीटर विथ ए 156 किलोमीटर राइज इन द फॉरेस्ट कवर। अगर मैं 2021 से कंपेयर करूं तो 156 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर एरिया ज्यादा हुआ है। एग्जैक्टली इस बार कितना हुआ है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है, जो कि अगर 2021 से कंपेयर करो तो 156 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा है। ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, है ना। अब देखो सीधा सा रिपोर्ट प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट ट्री कवर या फिर लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023, द टॉप 4 स्टेट, टॉप 4 स्टेट विद द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो टॉप 4 स्टेट इंडिया में कौन सा है? देखो यहां पर सीधा डाटा है आपके पास, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ये याद रखना जरूरी है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो ये 4 चीज हमारे पास है। देखो छत्तीसगढ़ है हमारे पास, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ओडिशा है, देन राजस्थान है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि द टॉप 3 स्टेट विद द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया में से है मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा।
तो यहां पर देखो टॉप 4 स्टेट की अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान है। और छत्तीसगढ़ का देखिए 684 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का है 559 स्क्वायर किलोमीटर, ओडिशा का है 559 स्क्वायर किलोमीटर एंड राजस्थान का है 394 स्क्वायर किलोमीटर। अगर टॉप 3 स्टेट की बात करूं लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया में, मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा। मिजोरम का है 242 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात का है 180 स्क्वायर किलोमीटर और ओडिशा का है 152 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद देखो इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, देखो एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, जिसमें से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो देखो मध्य प्रदेश का क्या है 77, देखो यहां पर है टॉप एरिया वाइज है, यहां पर एरिया वाइज की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का है बेटा 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 65,882 स्क्वायर किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का 55,812 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर विद रेस्पेक्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, लक्षद्वीप जो है सबसे ज्यादा है 91.33%, सबसे ज्यादा है। क्लियर है बेटा? देखो अब देखो the present assessment also revealed that 19 state or UTs have above 33% of the geographical area under the forest cover। ठीक है, 19 state और UTs जो कि 33% of the geographical area से ज्यादा है, ये अच्छी बात है। out of these 8 states UTs namely जैसे कि मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, फॉरेस्ट कवर जो कि कवर जो है अबव 75% है। क्या बात है, अबव 75%। उसमें से 8 स्टेट मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब का अबव 75% है। अच्छी बात है। इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2023। उसके बाद क्या है? द टोटल मैंग्रोव्स कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर इन द कंट्री। क्लियर है? एंड द एक्सटेंट ऑफ द बंबू bearing areas of the country has been estimated जो है वो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर है एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट डन 2020। देयर इज लास्ट असेसमेंट में कितना था? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5,227 स्क्वायर किलोमीटर बंबू एरिया। मतलब अगर लास्ट 2021 से भी कंपेयर करें तो अगर मैं बात करूं कि मैंग्रोव्स कवर एरिया में भी 5,227 का इंक्रीज हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, द टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ द टिम्बर फ्रॉम ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट हैज बीन 91.58 मिलियन कम। ठीक है, अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर ISFR 2000 क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होता है, उसके साथ साथ जो है रिसर्चर को हेल्प होता है, उसके साथ जो एनवायरमेंटलिस्ट को हेल्प होता है टू अंडरस्टैंड द स्टेट एंड इंडियन फॉरेस्ट, उसके साथ जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हेल्प होता है कि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, एकेडमिशियन जो रिसर्च करते हैं उनको हेल्प होता है, उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी को भी हेल्प होता है कि मतलब सिविल सोसाइटी मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब देखो आप लोगों के लिए एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, which state saw the maximum increase in the forest and tree cover as compared to the 2021 assessment? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, which state saw the maximum increase in the forest and tree cover as compared to the 2021 assessment? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए। उसके साथ हम लोग जो है प्रीलिम्स 2025 का बैच ला रहे हैं जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है कि कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा किताब ना पढ़ें, कैसे तैयारी करें, किस तरह से टॉपिक पढ़ें, किस तरह से टेस्ट सीरीज दें, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास टाइम भी कम है, हम लोग आपको डायरेक्टली फाइनल पुशअप एडवाइस करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। ये जो हमारा नंबर है 8527007432 में व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। उसके अलावा जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक में व्योमकेश मेहर के नाम पे है उसको फॉलो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी फाउंडेशन बैच हमने शुरुआत कर दी है 2026 के लिए, उसका प्राइस भी 15,000 है, बट टोटल नॉर्मली 30,000 है, बट अभी डिस्काउंट में 15,000 है। तो ये भी वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको कोई वीडियोस, स्टडी मटेरियल, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है
आप लोगों के लिए। तो ज्वाइन कर सकते हो और इस नंबर पे 85270078007432 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद। नमस्कार, ये जो आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है जो अब तक 10,000 साल के बाद भी अब तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। और शायद उसको कोई पढ़ ले तो भारत का इतिहास जो हम लोग है, इतिहास में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो शायद कुछ और भी हो सकता है। इसलिए अभी हाल ही में न्यूज में उसके बारे में है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी ने मतलब $1 मिलियन प्राइज घोषित किए हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को पढ़ पाएगा उसके लिए। तो कितना कितना मजेदार बातें हैं, सोचिए। देखो, इतिहास क्या होता है बेटा, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है जिसका डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे कि पेलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो ये सब है क्या बेटा, ये सब जो है सारे जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसका कोई रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है, जैसे कि वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, गुप्ता, मौर्य, मुगल्स या फिर नेशनल मूवमेंट, ये सब का लिखित रूप से हमारे पास डॉक्यूमेंट है। आप लोगों को पता है ना कि वैदिक काल में जो ऋग्वेदा में लिखा गया था, दैट वाज द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां से लिखित रूप से हमारे पास डॉक्यूमेंट, बट उससे पहले जो डॉक्यूमेंट भी है तो उसको हमने नहीं पढ़ पाया। तो इसलिए जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी ने $1 मिलियन प्राइज घोषित किए हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट को जो पढ़ पाएगा। देखिए, ये है अबाउट द इंडस वैली स्क्रिप्ट। द इंडस स्क्रिप्ट यूज्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन इन बिटवीन 2600 से 1900 बीसी के बीच में। और प्रेजेंट डे, देखो प्रेजेंट डे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है होल पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है। ये जो एरिया है बेटा, देखो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है, ये जो कलरिंग में है, तो ये जो टोटल पार्ट है, दिस एरिया इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको सिंधु घाटी का सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि यहां से जो है इस तरीके से ये जो है इंडस रिवर है, देखिए ये जो है इंडस रिवर है, उसका ट्रिब्यूटरीज रिवर बना हुआ है, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास। तो ये आके गिरती कहां पे है, लास्ट एंडिंग पॉइंट जो है इस तरफ, ठीक है, मतलब अरेबियन सी की तरफ गिरती है। तो ये जो इंडस रिवर है और इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि, ब्यास, तो ये जो एरिया है उसको सप्त सिंधवी रीजन भी कहा जाता है। सप्त सिंधवी का मतलब है, सिंधु का मतलब है रिवर, 7 रिवर का संगम, जिसमें से इंडस रिवर है, सरस्वती रिवर है और पंजाब के 5 रिवर, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास। ठीक है, तो उसमें आता है देखिए होल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ ये जो अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए ये जो इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था 1920 में बाय सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने उनको जो है पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो है ये किए थे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इट अपियर ऑन द सील टेराकोटा, इट अपियर ऑन द सील, सील पे भी अपियर हुए थे टेराकोटा टैबलेट्स, मेटल्स फीचरिंग द पिक्टोग्राम्स एंड एनिमल। देखो उसको जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। व्हाई इट्स कॉल्ड एज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है पिक्चर के थ्रू वो रिप्रेजेंटेशन करना। ये आप देख पा रहे हो, कोई मछली जैसा लग रहा है, कोई पेड़ पौधों जैसा लग रहा है, कोई एनिमल्स बर्ड्स टाइप लग रहा है। तो दीज आर द सिंबल, ऑलमोस्ट जो है 400 से ज्यादा सिंबल वाज देयर। आज के डेट में व्हाट्सएप में आप यूज करते हो, जैसे कि इमोजीज वगैरह, हार्ट का इमोजीज, लाइक का इमोजीज, डिसलाइक का इमोजीज, विक्ट्री का इमोजीज। तो वो इमोजीज के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करते हो अपने दोस्तों से या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, राइट? तो इसी प्रकार से उस टाइम पे वो लोग इशारों पे भी बात करते थे, कुछ इमोजीज टाइप उनके थे, हुआ करते थे। आप देख सकते हो ये पिक्चर है आपके सामने, तो उसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है दे रिप्रेजेंट देयर इमोशन थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स, उस टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो उस टाइम पे से वो रिप्रेजेंट करते थे। और देख सकते हैं यहाँ पर उनका जो राइटिंग स्टाइल को बोस्टोफोरन कहा गया। ये जो देखिए उनका राइटिंग स्टाइल को क्या कहा गया बेटा? बोस्टोफोरन कहा गया। बोस्टोफोरन राइटिंग स्टाइल। बोस्टोफोरन का मतलब है, देखो आप देख सकते हो, ये उनका राइटिंग स्टाइल को बोस्टोफोरन कहा गया है।
बोस्टोफोरन का मतलब है, ये देखिए आप, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आपका पेज है मान लीजिए, ठीक है, तो फर्स्ट राइटिंग क्या होता है, राइट से लेफ्ट होता है, इस डायरेक्शन में जाता है, राइट से लेफ्ट, और सेकंड लाइन में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, इस डायरेक्शन से होता है। अगेन थर्ड लाइन जो है राइट टू लेफ्ट होता है इस तरह का, और देन अगेन जो है राइट टू लेफ्ट होता है इस तरीके से। तो ये जो है बेटा राइट साइड है, ये राइट साइड है, और ये आपका जो है लेफ्ट साइड है। क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो जिगजैग मोशन में होता है उसको बोस्टोफोरन कहा गया, ध्यान रखिएगा। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज बीन रिटन इन, तो ये देख सकते हो जिगजैग मोशन में, ठीक है। उसके अलावा देखो पर्पस एंड फंक्शन की बात करें तो उसके जो स्क्रिप्ट की वजह से देखो ट्रेड होता था, पहला चीज है, टेक्स्ट का रिकॉर्ड किए जाते थे, आइडेंटिफिकेशन पता चलता था, मल्टीप्लिकेशन भी होते थे, एडिशन, और उसके साथ साथ जो स्वास्तिक का सिंबल भी है, हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से हम जो है स्वास्तिक का सिंबल आज के डेट में इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो है बेटा स्वास्तिक का सिंबल भी है, ठीक है। स्वास्तिक का सिंबल का हमेशा रेलिवेंट रहा है। हाँ, हिटलर ने भी अपने टाइम पे स्वास्तिक का सिंबल ही इस्तेमाल किए थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये यहाँ से ही कॉपी किए थे, बट एनीवे। सो अब देखो थ्योरीज अबाउट इट्स लैंग्वेज, थ्योरीज अबाउट इट लैंग्वेज में देखो आप देख लीजिए पहले, ये है साइन है, ये है आइडेंटिफिकेशंस है, ये है रीडिंग है, और ये है मीनिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मछली टाइप लग रहा है, तो कुछ लोग उसको मान रहे हैं मछली टाइप भी मान रहे हैं, और कुछ लोग जो है उसको फिश स्टार टाइप भी मान रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर 3 भी लाइन है और 1 स्टार है, तो यहां पर 3 फिश या फिर 3 स्टार भी कह सकते हो। यहां पर देखो 6 लाइन है, ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, और उसके बाद ये है, तो 6 फिश हो गया यहाँ पे, या फिर 6 स्टार हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 4 है और ये नीचे 3 है, कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 फिश कह सकते हो या फिर 7 स्टार कह सकते हो। तो यहां पर देखो द्रविडियन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि सपोर्टेड बाय अस्को परपोला एंड इंडियन रिसर्चर दैट इज इरावतम महादेवम, उन्होंने क्या क्लेम किए हैं देखो, कि क्लेम द स्क्रिप्ट हैज द्राविडियन रूट्स। उन्होंने कहा कि ये जो है द्राविडियन रूट्स है, इंडस वैली स्क्रिप्ट का जो है द्राविडियन रूट है विथ कनेक्शन टू द ओल्ड तमिल, जो कि ओल्ड तमिल से कनेक्टेड है। एंड फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि परपोला सजेस्ट दैट फिश सिंबल इन द इंडस स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटिंग मीनिंग बोथ द फिश एंड स्टार। उन्होंने कहा कि जो फिश है वो बोथ फिश भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है इन द द्राविडियन लैंग्वेज अलॉन्ग विद द ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो इस तरीके का कहा जाएगा। उसके बाद देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डिसअपीयरिंग द इंडस स्क्रिप्ट, मतलब इंडस स्क्रिप्ट को अगर लिखा जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है। पहला चीज तो है बेटा देखो अनलॉक हड़प्पन लैंग्वेज, हड़प्पन लैंग्वेज में जो 10,000 साल से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीजें हमें पता चल जाएगी एग्जैक्टली किस प्रकार से लिंग्विस्टिक का डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से जो है ये द्राविडियन या इंडो आर्यन से रिलेटेड है, ये सब चीजें हमें पता चलेगा। उसके साथ साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर के बारे में बेहतर नॉलेज हो सकती है कि सोसाइटियल नॉर्म्स क्या था, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे, गवर्नेंस क्या थे, उनके रिलीजियस बिलीफ किस प्रकार से थे, ये पता चलेगा डिटेल में। देन क्योंकि अभी जो हम लोग जानते हैं वो केवल एविडेंस के आधार पर, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कुछ और भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अब देखो हिस्टोरियल कंटिन्यूटी, एक हिस्टोरियल कंटिन्यूटी हमें पता चलेगा किस प्रकार से प्री हिस्टोरिक पीरियड, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और इंडस और वैदिक पीरियड आए थे, ये चीजें हमें पता चलेगा। उसके साथ साथ जो है ग्लोबल रेलिवेंस है, मतलब कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन इवोल्यूशन पता चलेगा, क्रॉस कल्चरल एक्शंस पता चलेगा, मेसोपोटामिया और जो अलग अलग सिविलाइजेशन उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल सकता है, क्योंकि उनका जो है रेगुलर बेसिस पे जो है ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है, इसलिए हाल ही में न्यूज में है। तो अभी मुझे एक क्वेश्चन बताइए आप लोग नीचे कमेंट करके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सवाल आया था बेटा 2011 में सवाल आया था, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोगों को। सवाल ये है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है बेटा, फर्स्ट है इट वाज predominantly a secular civilization and religious element though present did not dominate the scene। ठीक है, उसमें क्या कहा है कि ये जो है एक सेकुलर सिविलाइजेशन था, दो रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट था बट ये डोमिनेट नहीं किया था। सेकंड क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन, कपास कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया।
उस टाइम पे कॉटन का इस्तेमाल टेक्सटाइल करने के लिए होता था। बताइए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। आपका ऑप्शन ए बी सी डी नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ बेटा अभी प्रीलिम्स आपके पास है 4.5 महीना है, और 4.5 महीने में आपको इतना सारा चीजें पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सीसेट, तो बड़ा मुश्किल होता है कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, कौन सा वीडियो देखें, कौन सा टेस्ट सीरीज दें, तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए द फाइनल पुशअप को लेके प्रीलिम्स टारगेट 2025 के हिसाब से एक नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, और उसका प्राइस भी देखिए 20,000 है, बट 10,000 में अभी अवेलेबल है, ये 20,000 फिर से हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है, उसका फायदा उठा सकते हो। और इस नंबर पे 85270007 ये जो नंबर है उस पे जो है आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मेंटरशिप भी ले सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच हमने शुरुआत कर दिया है, ठीक है। ये तो था बेटा, ये था आपका यूपीएससी प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब जो है दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 उनके लिए भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया। उसका केवल जो है 15,000 है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बने रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहरा आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूं हमारे चैनल पे। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बजट 2025 एंड 26, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि बजट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज क्या होते हैं, फिस्कल सरप्लस क्या होता है। उसके बाद विल डिस्कस कि कौन कौन सा सेक्टर पे इस बार जो है बजट पे ध्यान दिया गया है, और कौन कौन सा सेक्टर पे बजट पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है। ये हर एक चीजों पे, हर एक पहलू पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। तो बजट में देखिए, इस बार का जो बजट में खास है, खासकर अगर 2025 की बात करें, अगर टैक्स फ्री की बात करें, तो 12 लाख से मतलब कम अर्न करने वाले जो है इस बार जो है टैक्स फ्री है, जो कि लास्ट टाइम 2023 में 7 लाख तक टैक्स फ्री था। अगर 2014 की बात करें, ये जो है 2.5 लाख तक फ्री था, और 2019 में 5 लाख तक टैक्स फ्री था, और 2023 में 7 लाख। तो इस बार सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए है, खासकर क्या मिडिल क्लास के लिए है कि इस बार जो है सबसे राहत क्या है, 2025 में 12 लाख तक टैक्स फ्री है। अगर हम लोग बजट की बात करें, देखिए बजट की बात करें तो उससे पहले भी देखो संविधान में जो बजट को मेंशन किया गया 112 में, 112 में, अब द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द बजट। एंड अगर फर्स्ट बजट जो हुआ था देखिए नवंबर 26, 1947 में। और लेकिन बजट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बजट से रिलेटेड एक पोएम है, जो हमने एक दोस्त से ये पोएम लिया है, मैं चाहूंगा आप लोगों को सुनाऊं, उसके बाद जो है बजट का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अर्ज है, अब की बजट विपक्ष पर हावी है, दरअसल पूरा बजट ही चुनावी है। अब की बजट विपक्ष पर हावी है, दरअसल पूरा बजट ही चुनावी है। रक्षा, शिक्षा, युवा सबका मान रखा गया। रक्षा, शिक्षा, युवा सबका मान रखा गया। वोट बैंक का भी पूरा ध्यान रखा गया। किसानों को मजबूती दी और कपास किसानों को रफ्तार। किसानों को मजबूती दी और कपास किसानों को रफ्तार। योजना बन गई बोलने की, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। एमएसएमई योजनाओं को बनाया जाएगा खास। एमएसएमई योजनाओं को बनाया जाएगा खास। अब नए वोटरों को लुभाने का शुरू होगा प्रयास। एमएसएमई योजनाओं को बनाया जाएगा खास। अब नए वोटरों को लुभाने का शुरू होगा प्रयास। पूर्वी भारत में यानी कि ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट में किया जाएगा निवेश। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट में किया जाएगा निवेश, जिससे बदला जाएगा बेरोजगारियों का पूरा परिवेश। हर तबके पर ध्यान, कमाल का बदला है भाव। हर तबके पर ध्यान, कमाल का बदला है भाव। अब की मेडिकल युवाओं सबके ऊपर खेला गया है दाव। अब की मेडिकल युवाओं सबके ऊपर खेला गया है दाव। आसान कहां है कि खुशियों का अंबर देखें। आसान कहां है कि खुशियों का अंबर देखें। नेताओं के हाथ खुशियों का चमत्कार देखें। आसान कहां है कि खुशियों का अंबर देखें। नेताओं के हाथ खुशियों का चमत्कार देखें।
जब मिलने लगे उपहार सियासी बड़े चाव से, जब मिलने लगे उपहार सियासी बड़े चाव से, तो समझ लेना कि नेताओं को डर लगने लगा है चुनाव से। ये पोएम कैसा था? नीचे कमेंट करके बताओ, नीचे आप लोग कमेंट करके बताएं। बट एनीवे आज स्टार्ट करते हैं आज का बजट। देखिए, सबसे पहले बजट डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता दूं। देखिए, बजट जो है संविधान में कोई बजट का शब्द नहीं है। तो जो यूनियन बजट है संविधान में उसको लिखा जाता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देख लीजिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में उसको कवर किया गया है। ठीक है, तो बजट की अगर बात करें, सिंपल सी बात है बेटा, जितना गवर्नमेंट, देखो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या होती है, इंडिविजुअल कोई भी फैमिली है कि कितना इनकम होता है और कितना खर्च होता है, उससे रिलेटेड जो चीजें होती है। तो बजट भी ऐसा है कि देश का कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्च करना है। बजट का मतलब है, देखो इकोनॉमी सर्वे में क्या होती है कि कितना जो है पिछले साल खर्च किया गया, तो उसका रिपोर्ट होती है। लेकिन बजट में क्या होता है कि अगले साल, अब 2025-26 में कितना हमें, कौन सा सेक्टर में कितना हमें खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है। एजुकेशन में खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, हेल्थ में खर्च करना है, वुमेन डेवलपमेंट में खर्च करना है, या फिर किसी भी प्रकार का हेल्थ सेक्टर में खर्च करना है। तो दैट इज नोन एज बजट की अगले साल जो एक साल जो खर्च होगा उसका एक रफली एस्टिमेटेड जो चीजें होती है, दैट इज नोन एज बजट। तो कभी कभी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है, फिस्कल सरप्लस भी हो सकता है। और जो है फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, जब जो है खर्च ज्यादा हो जाता है इनकम से, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल सरप्लस मतलब जब खर्च कम होता है इनकम ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज फिस्कल सरप्लस। तो ऑलमोस्ट जो है फिस्कल डेफिसिट ही होता है हम लोगों का। एनीवे, तो ये देखिए, और पहला बजट जो है यूनियन बजट 1947 में हुआ था, दैट इज, ये देख सकते हैं आप, 26 नवंबर 1947। द नेशन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे रिप्रेजेंट किए थे आर.के. शंखमुख चेट्टी। ठीक है, उन्होंने जो है पहला बजट किया था। और इस बार का बजट का सबसे बड़ा खास है कि 2025 बजट का सबसे बड़ा खास है कि 12 लाख तक जिसका इनकम, एनुअल इनकम अगर 12 लाख है, यानी कि पर महीना इनकम 1 लाख है, तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले साल की बात करूं, 2023 की बात करूं, तो 7 लाख तक जो है टैक्स फ्री था। अगर उससे पहले की बात करूं, 2019 में केवल 5 लाख 5 लाख तक जो है टैक्स फ्री था। और 2014 की बात करूं, केवल 2.5 लाख तक जो है टैक्स फ्री था। तो इस बार जो है मिडिल क्लास के लिए, खासकर मध्य वर्गीय फैमिली के लिए, मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा राहत है कि आप जो है 1 लाख भी इनकम करोगे बट सरकार को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दैट इज टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्स की बात करें। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है, डायरेक्ट टैक्स अलग होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, हम लोग जो इनकम करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो तो बेटा बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई पेन खरीद रहा हूं, मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं, मोबाइल खरीद रहा हूं, या टीवी, कूलर, एसी, या कोई भी छोटे से छोटे चीज भी, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में टैक्स रहता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबको बराबर है। हालांकि कोशिश ही की जाती है, जैसे कि 5 जीएसटी हम जिसको बोलते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। लग्जरी आइटम पे 28% होती है, जो बेसिक कम्युनिटी गुड्स होती है जिसमें 5% होती है। तो कोशिश की जाती है, सरकार का हमेशा पॉलिसी रहता है कि अमीरों से ज्यादा पैसा लिया जाए और सब पे बटा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज हो रहा है, या फिर हम लोग का हॉस्पिटल बन रहे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन की डेवलपमेंट हो रही है, या इतने लोगों को सैलरी, पेंशन मिल रहा है, ये कहां से आता है, ये हम लोग के टैक्स से ही आते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, ध्यान रखिएगा। बट कोशिश की जाती है कि लग्जरी आइटम जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर 28% टैक्स या फिर ज्यादा टैक्स लगती है, और जो गरीब, जैसे कि जिसमें नहीं, कुछ चीजों में टैक्स भी नहीं लगता, और कुछ चीजों में जैसे कि मेडिसिन है, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि कॉन्डम है, ये सब जो नेसेसिटी चीज है उस पर टैक्स फ्री होती है। बट नॉर्मली टैक्स का डिवीजन है 5%, 12%, 18%, 28%, जिसमें जीएसटी कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश रहता है कि अमीरों से लिया जाए और सब पे बटा जाए। तो एनीवे, बट हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो है 12 लाख तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस बार ये एक अच्छी राहत है मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, मध्य वर्गीय के लिए। देखिए, और इस बार का जो जर्नी है, इस बार का जो टैक्स में 4 चीज पे ज्यादा फोकस किया गया। कौन कौन सा चीज है? एक है एग्रीकल्चर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा है एमएसएमई,
तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको कहते हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे देश इतना विकास होगा। उसके साथ हमने फोकस किया है इस बार एक्सपोर्ट पे भी, क्योंकि जितना निर्यात करेंगे दूसरे कंट्री को, जितना हमारे देश का प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होगा, उतना ज्यादा हम लोगों के लिए डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हमारा डेस्टिनेशन है विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब क्या है? डेवलप कंट्रीज। अभी हमारा डेवलप कंट्रीज नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, ये सब क्या है? ये सब डेवलप कंट्रीज है। एक होता है अंडर डेवलप कंट्रीज, एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज, और एक होता है डेवलप कंट्रीज। तो हमारा अंडर डेवलप भी नहीं है, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है। बट हमारा कोशिश हमेशा है कि जिस तरह से चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज है, बट उसका पॉलिसी इस तरह का है कि जस्ट लाइक डेवलप कंट्रीज। तो चाहे वो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, तो इस तरह जिस तरह से डेवलप कंट्रीज है, तो हमारा कोशिश ये है कि विकसित भारत मतलब डेवलप कंट्रीज होने का हर प्रकार से प्रयास है। तो डेवलप कंट्रीज अगर होगा तो एक चीज पे फोकस करेंगे तो डेवलप नहीं होगा। डेवलप कंट्रीज तभी हो पाएगा जब गरीबी नहीं रहेंगे, जब जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, जब 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 जो है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो हमारा बेसिक नेसेसिटी है उस पे काम किया जाएगा, तब जाके डेवलप होगे। जब हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जब जीडीपी बढ़ेगा, तो हर चीजों पे डेवलप करने की जरूरत है। तो यहां पर देखो फ्यूल के हिसाब से क्या है? रिफॉर्म। रिफॉर्म लाना जरूरी है, तब जाके चीजें बदलेगा। और गाइडिंग प्रिंसिपल स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी। यहां पर एक ध्यान दीजिए, हमेशा इकोनॉमी में एक टर्म होता है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब है इंक्लूडिंग ऑल। एक होता है एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो? एक चीज पे फोकस करना। और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हर एक चीजों पे ध्यान देना, हर एक चीजों पे फोकस करना। दैट इज द पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल, तो हर चीज पे ध्यान देना। दैट इज नोन एज इंक्लूसिव। तब जाके जो है विकसित भारत होगा। जो हमने कोशिश किया था लास्ट बजट में भी हमने फोकस किया था विकसित भारत पे, डेवलप कंट्रीज पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेजर आइटम एक्सपेंडिचर कहां कहां पर कितना खर्च हुआ, ये जो है क्रोर्स में है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो है क्रोर्स में है। डिफेंस में 4,91,732 करोड़ है। ये सारे जो है करोड़ में है, ध्यान रखिएगा, ये सारे डाटा जो है करोड़ में है। रूरल डेवलपमेंट की बात करें, तो दैट इज 2,66,817 करोड़। और होम अफेयर्स की बात करें तो 2,33,211 करोड़। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज होती है, अलाइड एक्टिविटीज मतलब माइनिंग है, फिशिंग है, ये सब जो है अलाइड एक्टिविटीज में आएगा। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में 1,71,437 करोड़। देन एजुकेशन, शिक्षा की बात करें, हर प्रकार का शिक्षा आएगा उसमें, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हो, 1,28,650। उसके बाद हेल्थ सेक्टर, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर प्रकार का हेल्थ की बात की गई है, 98,311 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो है अर्बन डेवलपमेंट, देखो यहाँ पर एक चीज था, क्या है? रूरल डेवलपमेंट में ग्रामीण विकास। अभी जो है हमारी कंट्री जो है 70% दे आर डोमिनेटेड बाय द रूरल पीपल। तो रूरल चीजों का भी डेवलपमेंट जरूरी है, बट उसके साथ साथ जो अर्बन डेवलपमेंट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी 96,777 करोड़ है। ये सब भी डाटा जो है करोड़ में है। उसके साथ साथ आईटी एंड टेलीकॉम, ये जो है आज के डेट में सबसे पावरफुल सेक्टर है, क्योंकि इस बार मैं और भी चीजें बताऊंगा कि स्कूल को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की गई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट फैसिलिटीज की बात की गई है। ये अच्छी बात है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट होगा इंडिया, उतना ज्यादा डेवलप होगा। 95,298 करोड़ की बात की गई है। और एनर्जी सेक्टर पे 81,174 करोड़। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 65,553 करोड़। एंड सोशल वेलफेयर की बात करें तो 60,052 करोड़। एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट में 55,679 करोड़ की बात हो रही है। देखो, अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि लास्ट टाइम बजट में आपने देखा होगा यार, इंट्रीम बजट का शब्द लिखा गया है, और इस बार जो है यूनियन बजट की बात की है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रीम बजट एंड यूनियन बजट में फर्क क्या है? देखो, इंट्रीम बजट का मतलब है कभी भी, जैसे कि मान लीजिए कि इमरजेंसी लग गया हो, या फिर किसी भी कारण की वजह से जो है इलेक्शन उस साल होने वाला है, कुछ महीना ही बाकी था, जैसे कि लास्ट टाइम जो है मई के महीने में इलेक्शन था, तो फरवरी में बजट होना था। तो फरवरी से लेकर मई तक एक साल नहीं होगा, तो टेम्पररी पीरियड के लिए जो बजट बनाया गया था, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इंटरिम बजट। बट इस साल कोई इलेक्शन नहीं है, टोटली बजट एक साल के लिए बन सकता है, अगले साल के लिए बन सकता है, फरवरी टू फरवरी, तो इट्स नोन एज यूनियन बजट। तो इंटरिम बजट तभी होता है, गवर्नमेंट रिलीज एन इंटरिम बजट व्हिच इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान फ्यू मंथ प्रायर टू द जनरल इलेक्शंस इन एनी इलेक्शन ईयर। किसी भी इलेक्शन ईयर में, या फिर कभी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो जाए, उस टाइम पे भी इंटरिम हो सकता है। एनीवे, यूनियन बजट मतलब टोटल एक साल के लिए जो बजट बनता है, वो दैट इज यूनियन बजट। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रुपीज कम फ्रॉम
मतलब कहां कहां से जो है भारत में रुपीज इनकम, यू कैन से इनकम, ठीक है, और रुपीज गोज टू, मतलब कहां कहां पर हम लोग खर्च करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो रुपीज कम फ्रॉम में देखो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से, ठीक है, इनकम टैक्स से 22% है। उसके बाद देखो यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी से 5% है। उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, मतलब ये जो इनकम, ये तो इनकम टैक्स हो गया, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस क्या है, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ये है कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, उसके बाद कस्टम 4%, उसके बाद नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में 1%, नॉन टैक्स रिसिप्ट में 9% और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज में 24%। अब देखिए इनकम टैक्स का मतलब क्या है। इनकम टैक्स मैंने अभी समझाया था, जो डायरेक्टली इंसान अपना इनकम करता है, सोर्स ऑफ इनकम, किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, नौकरी वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, जैसे कि आप बैंक में हो या फिर आईएएस ऑफिसर हो या लेक्चरर हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज उस इनकम के थ्रू, या फिर आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है या फिर आपका प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है और इनकम से जो आप अपने हिसाब से टैक्स देते हो दैट इज नोन एज इनकम टैक्स, ठीक है, डायरेक्टली आप सरकार को देते हो उसमें, ठीक है। अब देखो यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो होती है दैट इज यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस कहा गया। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब देखो जीएसटी हर प्रकार के होती हैं, एक है सेंट्रल जीएसटी हो गया, उसके बाद एक है स्टेट जीएसटी हो गया, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। तो जीएसटी का मतलब है यू कैन से इनडायरेक्ट टैक्सेस, कह सकते हो कि जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, टीवी, लैपटॉप, कूलर, फ्रीज, कुछ भी, पेन, पेपर, पेंसिल, मोबाइल, कुछ भी खरीदते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में जो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। अब मोबाइल खरीदते हैं 18% हम लोग टैक्स देते हैं। अब पानी भी खरीदते हैं उसमें भी 18% टैक्स है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एसी लेते हैं, ठीक है, या फिर बुक खरीदते हैं, या फिर हम लोग मान के चलिए कि अब जैसे कि मर्सिडीज खरीदते हो उसमें 28% का टैक्स देते हो, ठीक है, फोर व्हीलर खरीदते हो उसमें 28% का टैक्स देते हो, ठीक है। तो वो जो इनडायरेक्ट वे में जो सरकार को आप टैक्स, उसमें डायरेक्टली आप सरकार को नहीं देते, उसमें आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल खरीदते हो उसमें 18% टैक्स जो है किसको दोगे, सबकीपर को दोगे। अब जैसे कि एजुकेशन पे भी 18% टैक्स है। आप जैसे कि फोर व्हीलर खरीदते हो जिसमें 28% टैक्स है, किसको दोगे, आप सरकार को थोड़ी देते हो, वो आप जो है ओनर को लेते हो, तो जो बिजनेस कर रहा है उसको ही देते हो। तो दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दैट इज नोन एज जीएसटी। उसके बाद जो है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब देखो देखो इनकम टैक्स का मतलब है इंडिविजुअल, आप, मैं, ऐसे इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये है बट कॉर्पोरेशन टैक्स की जब बात आती है, जब कंपनी टैक्स देती है, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये कंपनी है, कंपनी जो सरकार को टैक्स देती है दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो दिया जाता है दैट इज 17% वहां से आती है, ठीक है। उसके बाद कस्टम। कस्टम टैक्स का मतलब है जैसे कि जो एक्सटर्नल ट्रेड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड, जिस इंडिया से बाहर को जाना या बाहर कंट्री से इंडिया को आना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो हम लोग बात करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द कस्टम टैक्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक्साइज। एक्साइज टैक्स का मतलब है, मतलब जो प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन टैक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्साइज टैक्स। देन उसके बाद नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट टैक्स, कैपिटल रिसिप्ट। एक देखो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज में 24% है। आपका दिमाग अभी रुपीज कम फ्रॉम, मतलब बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो हम लोग जो है वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन तो लेते हैं, लोन लेते हैं और हम लोन चुकाते भी, तो इंटरेस्ट भी तो देते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो है बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, तो ये सब कंट्री को इंडिया जो है लोन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। तो जो हम लोग जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट हर एक साल वो लोग जो देते हैं दैट इज द काइंड ऑफ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जैसे कि हमारा एक प्रॉपर्टी है या हमारा एक कंपनी है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको बेचते हैं तो कोई अगर प्राइवेट कंपनी वाला उसको खरीदता है तो वो सरकार को ही तो पैसा देगा। सो वो डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लाइबिलिटीज। तो बोरोइंग हो सकता है या फिर लाइबिलिटीज हो सकता है ये, ठीक है, 24% है। अब देखो रुपीज गोज टू, मतलब कहां कहां पर खर्च, ये तो पहले वाला क्या था, रुपीज कम इन, अभी क्या है, रुपीज गोज टू, कहां कहां पर जाता है, कौन कौन सा चीजें हैं, कहां कहां पर जाता है। देखो आप देख सकते हो जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट है। उसके बाद पढ़ लेता हूं मैं एक बार, 16% जो है सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले, डिफेंस सब्सिडी 16% है। देन मेजर सब्सिडीज, देन डिफेंस में 8% है। देन उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जिसको जीएसटी कह सकते हो। देन उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। देन उसके बाद जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर एंड देन पेंशन। अब देखो
रुपीज गोज टू, कहां पर खर्च होती है? पहला चीज है 20%, सबसे कह सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट जो है 20%, फर्स्ट हाईएस्ट जो है 22% है, तो 20% इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब मैंने अभी बताया था कि हम लोग जो है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से जो लोन लेते हैं, बेटा हमें जिस प्रकार से लोन इंटरेस्ट रेट आता है, हम भी तो इंटरेस्ट रेट देते हैं ना वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को। जो इंटरेस्ट देते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे कि एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले एंड डिफेंस एंड सब्सिडी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर का किसी भी प्रकार का स्कीम्स में हमें, अब जैसे कि कोई भी स्कीम्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है, धनियन योजना हो सकता है या फिर इंदिरा आवास योजना हो सकता है, कोई भी देते हैं, तो उसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से खर्च होती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ दैट। देन मोजर सब्सिडी, देन डिफेंस में जो खर्च होती है। उसके बाद जो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो स्टेट शेयर करता है टैक्सेस एंड ड्यूटी, उसकी बात हो रही है। फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन के पास भी पावर होता है, वो अब जैसे कंटीजेंसी फंड देता है, कंसोलिडेट फंड को जो यूज करता है, उसके साथ साथ जो है ग्रांट इन एड दिया जाता है, इमरजेंसी के टाइम पे जो फंड दी जाती है, वो सब चीजें हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी इमरजेंसी आए या फिर जब भी ग्रांट इन एड देना हो या फिर जब भी कंटीजेंसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए कंटीजेंसी फंड देना हो, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन का रोल रहता है उसमें। अब देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जितने भी स्कीम्स हैं उसके लिए, और उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो है पेंशन 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 मतलब जो पेंशन दिए जाते हैं उसका खर्च होती है, ठीक है। तो दिस रुपीज गोज टू, ठीक है। अब देखो फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया था, अगर इनकम कम है और खर्च ज्यादा है तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन ए गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल इनकम, ठीक है। जो टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होता है टोटल इनकम से, तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल सरप्लस किसको कहेंगे? अगर गवर्नमेंट का जो खर्च है वो कम है और इनकम ज्यादा है तो उसको फिस्कल सरप्लस कहेंगे। और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 हैज बीन पेग्ड एट 4.8% of GDP and at 4.4% of the financial year 2026, ठीक है। चलिए अब देखो फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ना, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंस्ट्रूमेंटल यूज बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशन। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। एसेंशियली इट इन्वॉल्व यूजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एज मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इकोनॉमिक टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, किस प्रकार से ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी होगा, इक्विलिटी होगा, ये सब चीजों की बात। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल लाना, फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल लाना, तो किसी भी प्रकार का पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। अब देखो ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल, मतलब लोगों के लिए ही कंट्री है। विकसित भारत किस प्रकार से हम लोग करेंगे? विकसित भारत तभी हो सकता है जब एसिलेटेड ग्रोथ होगा, जब जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब रूरल का भी डेवलपमेंट, अर्बन का भी डेवलपमेंट, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, चाहे हिंदू का भी डेवलपमेंट, मुस्लिम का भी डेवलपमेंट, जैन का भी, पारसी का भी, या ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी, जनरल का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी, हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट होना और हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट होना। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरवेज, तो हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट होना, ठीक है। द एनहांस द स्पीडिंग पावर ऑफ द इंडियन राइजिंग मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास को जितना ज्यादा डेवलप कर सकें। देन इनविग्रेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा सबके लिए बेनिफिट है। उसके साथ साथ अपलूड हाउस होल्ड सेंटीमेंट, तो ये हर एक चीजों पे ग्रोथ करने की कोशिश की है ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा खुश कर सके। अब देखो ये देखो डेवलपमेंट मेजर फोकस ऑन गरीबी, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। उसका मतलब गरीबी मतलब पॉवर्टी पे फोकस किया गया। पॉवर्टी पे फोकस किया गया का मतलब क्या है? बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि भारत से गरीबी को कितना ज्यादा दूर कर सके। मैं बता दूं मैक्सिमम गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो मकसद ही रहता है कि गरीबी को दूर कर सके, ठीक है, लोगों को रोजगार देना, लोगों को खाना देना या फिर उसको लोगों को घर देना, तो ये सब पॉलिसीज ही रहता है कि गरीबी को दूर करे, ठीक है। उसके साथ यूथ को भी अटेंशन देना जरूरी है, खासकर जॉब सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। उसके बाद अन्नदाता का मतलब कौन है? अन्नदाता का मतलब है एग्रीकल्चर जो दोज आर डूइंग एग्रीकल्चर, क्योंकि एज वी नो ऑलमोस्ट जो है अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आज के डेट में भी मतलब मोर देन 50% ऑफ द पीपल दे आर डूइंग एग्रीकल्चर।
50% दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है, और 49% दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर आज के डेट में भी। और अगर एग्रीकल्चर करने की बात करो तो ऑलमोस्ट 55 to 60% आर दे आर डूइंग एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट की बात करें तो 50% है, बट डूइंग एग्रीकल्चर अराउंड 60% है। समझ रहे हो चीजें? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ऐसा है, चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, एजुकेशनल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन एग्रीकल्चर आज के डेट में भी 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो उनको एग्रीकल्चरल लोगों को भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, फार्मर को ध्यान देना जरूरी है, और नारी, नारी का मतलब है वुमेन। तो ये चार चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया, ध्यान रखिएगा। एक है गरीबी, पॉवर्टी, यूथ, ठीक है, उसके बाद अन्नदाता मतलब एग्रीकल्चर, और नारी मतलब महिलाओं। ये चार चीज पे ज्यादा फोकस किया गया। अब देखिए उसके लिए क्या क्या चीजें किया गया। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब ऐसा प्रोसेस किया गया कि किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन हो सके। अगर पर हेक्टर अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर के लिए भी डेवलपमेंट है और देश के लिए विकास में काम करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, एनहांस द क्रेडिट थ्रू केसीसी। केसीसी का मतलब क्या है बेटा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट, तो किसान क्रेडिट का जो लोन अमाउंट जो है पहले 3 लाख था, अभी कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया, मतलब 3 लाख से 5 लाख का इंक्रीज कर दिया गया। तो ये फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म्स लोन फॉर 7.7 करोड़ फार्मर, मतलब 7.7 करोड़ फार्मर को ये फैसिलिटी दिया गया। फार्मर हो या फिशरमैन हो या डेयरी फार्मर्स हो, तो उनको जो 3 लाख मिलते थे उसको 5 लाख कर दिया गया लोन लिमिट। केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहां पर इट्स कवर 100 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करेगा, जिसमें कम से कम जो है 1.7 करोड़ फार्मर्स का ही बेनिफिट होगा उसमें, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक तरफ से डेवलपमेंटल वर्क है फॉर द एग्रीकल्चर। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन मतलब कपास, कपास का जो कॉटन का जितना ज्यादा कॉटन का उत्पादन होगा उतना ज्यादा ही बेटर है। 5 मिशन टू फैसिलिटेट द इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शंस एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉटन फार्म। किस प्रकार से कॉटन फार्मिंग में हम लोग जो है कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, उस चीज पे जोर दिया गया, ये ठीक है। उसके बाद जो है देखो मखाना बोर्ड इन बिहार टू बी सेट अप टू इंप्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशंस एंड द मार्केटिंग एंड तो मखाना एफपीओ का मतलब है, देखो एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे एफपीओ इज ए मतलब यू कैन से प्रोड्यूसर कंपनी दैट हेल्प्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट। तो किस प्रकार से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, और मखाना जो कि आप सब लोग खाते हो, ठीक है, तो उस चीज को डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। अब देखो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, पल्सेस में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। लॉन्चेस 6 ईयर मिशन विद, जिसमें तूर, उड़द, मसूर, ये जो दाल वगैरह होते हैं, उड़द का दाल, मसूर का दाल, तूर का दाल, ठीक है ना, ये सब चीजों में डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन तो उसी पल्सेस में ही होता है। तो उसकी बात किया गया है यहाँ पर कि डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेटिक रेजिलेंट सीड्स, ठीक है, ऐसे सीड्स बनाया जाए जो कि हर प्रकार का मतलब कमर्शियल पर्पस में भी इस्तेमाल हो सके। तो किस प्रकार से प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकें, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, किस प्रकार से पोस्ट हार्व स्टोरेज करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, मैनेजमेंट को बढ़ा सकें, तो किस प्रकार के फार्मर को ज्यादा मतलब प्राइस मिले ये डेवलपमेंट, ये प्रोडक्शन करने के बाद, उस चीजों को हमेशा ध्यान रखा गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। रूरल इकोनॉमी, देखो भारत को डेवलप करना है तो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और रूरल इकोनॉमी को हम किस प्रकार से उनको इंश्योरेंस दे सकें, उनको डिजिटल एसेस कर सकें, उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट दे सकें, उसके साथ साथ जो है डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकें, ठीक है, कैश आउट और ईएमआई पिकअप कर सके। तो ये सब चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया इस बार, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन द गरीबी, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। फिर से मैं बताऊंगा, सपोर्टिंग एमएसएमई का मतलब वही चीज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश की गई है। उसके साथ देखिए क्रेडिट कार्ड फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जो कि 5 लाख लिमिट फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑन उद्यान पोर्टल इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इश्यूड, मतलब 5 लाख उनको दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड्स, उसके साथ साथ ऐसे 10 लाख लोगों को दिया जाएगा। ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। देन स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जो पहली बार जो है एंटरप्रेन्योर में है उनको देखिए
5 lakhs फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, 5 lakhs फॉर द 5 lakh फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए, जिसमें महिला हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो न्यू स्कीम है उनको जो है 2 करोड़ तक 5 साल के अंदर 2 करोड़ तक दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट फोकस ऑन, ठीक है, किस प्रकार से बिजनेस किया जाए, किस प्रकार से उनका जो सपना है उसको पूरा किया जाए, किस प्रकार से एमएसएमई को एक वाइब्रेंट या डायनेमिक किया जाए, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया जाए, किस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्शन किया जाए, उस चीज पे उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया। उसके बाद देखिए मेजर्स फॉर द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, लेबर इंटेंसिव सेक्टर जिसमें फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, तो फुटवेयर और लेदर सेक्टर पे भी कोशिश की है। स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन, जनरेटेड टर्नओवर एंड 4 लाख करोड़, एक्सपोर्ट ओवर 1.1 करोड़। एंड उसके साथ साथ जो है मेजर फॉर द टॉय सेक्टर, टॉय मतलब जो टॉय बनाते हैं, ठीक है, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर स्किल एंड ए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, दिस विल क्रिएट द हाई क्वालिटी यूनिक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉय मेड इन इंडिया। मतलब जैसे कि आज के डेट में मेड इन चाइना बहुत चलता है टॉय के मामले में, तो यहाँ पर फोकस किया गया कि मेड इन इंडिया कितना कर सके, जितना कम प्राइस में वो इफेक्टिवली स्किल्ड वे में बेस्ट क्वालिटी के साथ यूनिक इनोवेशन लेके हम आए और कर सके, उस पर फोकस किया गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो। सिग्निफिकेंट एनहांस ऑफ द क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द गवर्नेंस कवर, क्रोर्स की बात करें, एमएससी की बात करें, देखो करंट 5 है तो रिवाइज जो है 10 है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी कवर, देन स्टार्टअप के लिए जो 10 है तो वो 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमई, देखो एक है इन्वेस्टमेंट और ये है टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मीडियम माइक्रो मतलब सबसे छोटा, स्मॉल मतलब मीडियम, मतलब स्मॉल मतलब माइक्रो से बड़ा, और उसके बाद मीडियम। तो माइक्रो में 1 करंट इन्वेस्टमेंट के जगह पे रिवाइज जो है 2.5, स्मॉल एंटरप्राइजेस 10 के जगह पे 25, मीडियम एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट 50 की जगह पे 125। अगर टर्नओवर की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस 5 की जगह पे 10 और स्मॉल एंटरप्राइजेस 50 की जगह पे 100, मीडियम एंटरप्राइजेस 250 की जगह पे 500। ऑलमोस्ट जो है डबल है, डबल से भी ज्यादा है कुछ चीजों में। ठीक है, उसके बाद देखो इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशंस, तो लोगों में और इकोनॉमी में और इनोवेशन में भी फोकस किया गया है। ठीक है, क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, आंगनवाड़ी को ज्यादा फोकस करने की बात की गई है। उसके बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी इन आईआईटी, आईआईटी में जो कैपेसिटी उसको एक्सपेंशन की बात की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हेड को हॉस्पिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर होगा, ये भी अच्छी बात है। उसके साथ साथ जो है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, कि किस प्रकार से भारतीय जो इंडियन लैंग्वेज है उसको किस प्रकार से डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटल में फॉर्म में किया जाए, जिससे हायर एजुकेशन में लोगों को बेनिफिट हो, उस पर फोकस किया गया है। और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विद द ग्लोबल एक्सपर्ट एंड पार्टनरशिप। उसके साथ साथ देखो अटल थिंकिंग लैब्स, 50,000 लैब्स जो सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल इन द नेक्स्ट 5 ईयर। उसके साथ देखो Center for Excellence in Artificial Intelligence for the Education with total layout of 500 crores। उसके बाद देखो मैं बात कर रहा था ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइमरी हेल्थ कंसर्न। अगर ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज होगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा स्कूल में, प्राइमरी हो या सेकेंडरी में हो, तो जाहिर सी बात है अच्छी बात है ये लोगों के लिए। देन एक्सपेंशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। जो 10,000 की जगह पे 75,000 सीट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये पीएम देन सबनिधि टू बी रैम्पेंट विद द एम्फासिस लोन फ्रॉम द बैंक, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, किस प्रकार से। देन वेलफेयर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस ऑन द ई शर्मा पोर्टल, देन हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो ये सब चीजों पे फोकस किया गया है इस बार, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों पे इस बार जो है फोकस किया गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशंस। ठीक है, अब देखो सपोर्ट स्टेट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट के साथ साथ उसके बाद देखो आउटले ऑफ 1.5 करोड़ टू 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट फॉर द
कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंसेंटिव टू रिफॉर्म। उसके बाद देखो जल जीवन मिशन, ठीक है, तो अचीव जो है 100% कवरेज करने की कोशिश की गई है। मिशन एक्सटेंड टिल 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद जो है पावर सेक्टर रिफॉर्म की बात की गई है, ठीक है, एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5 जीएसडीपी टू स्टेट द कंटीजेंसी ऑफ दिस रिफॉर्म। उसके बाद देखो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 टू 30, जिसमें लर्न्स टू प्लॉग्ड बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज एट द ग्रोथ हब, ठीक है, किस प्रकार से मतलब एक ग्रोथ हब, सैनिटेशन, वाटर, ये सब चीजों पे काम किया जाए, उस चीजों पे बात की है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड की बात की गई है, ठीक है, जो कि विथ ए कॉप्स ऑफ 25,000 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विथ 49 कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर जो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द विकसित भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की गई है। और यहाँ पर जो है उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। मतलब जो उड़ान, मतलब अगर एयरपोर्ट की बात करें या जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो 120 न्यू डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, 120, जो कि कैरी 4 करोड़ पैसेंजर, 4 करोड़ पैसेंजर को जो है एयरवे में ट्रांसफर कर सकता है नेक्स्ट 10 साल में। तो एयरवे का भी जो है डेवलपमेंट की यहाँ पर जो है बात हुई। जितना ज्यादा एयरवे होगा, हम लोग का जो टाइम कंजप्शन है वो जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो टूरिज्म फॉर द एम्पावरमेंट ग्रोथ, टूरिज्म के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट टू बी डेवलप इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके 50 ऐसी जगह है जो कि टूरिज्म, किस प्रकार से टूरिज्म का विकास हो सकती है उस पर काम किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हमने बात किया था राम मंदिर के बारे में, या फिर गंगा स्नान, कुंभ स्नान हो रहा है, उसका जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ उस तरीके से स्टेट के साथ कनेक्ट करके 50 टूरिज्म प्लेस बनाएंगे। उसके साथ इंट्रोड्यूस द स्ट्रीमलाइन ई वीजा फैसिलिटीज, ठीक है, देन इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर और वुड, देन परफॉर्म लिंक इंटेंसिव टू स्टेट्स। उसके बाद मुद्रा लोन फॉर द होम स्टेज। उसके बाद जो है इजी ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, किस प्रकार से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इजीली ट्रैवल कर सकते हैं उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशंस में से पीएम रिसर्च फेलोशिप टू प्रोवाइड द 10,000 फेलोशिप फॉर द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, आईआईटी आईएएस के लिए। उसके बाद जो है जेनेवैंक फॉर द कॉप्स जेम्पल्स, जिसमें सेकंड जेनेवैंक्स विद 10 लाख जेम्पल्स लाइंस टू बी सेटअप फॉर द फ्यूचर फूड एंड सिक्योरिटीज। उसके बाद देखो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशंस के लिए जो 20,000 करोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से जो है डेवलपमेंट किया जाए इनोवेटिव में, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजों पे ध्यान दिखा देते। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर एंड डेवलपमेंट पे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर framework to serve the credit need for SSG member of the people in the rural areas, ठीक है। उसके बाद जो है नेफिड टू बी सेटअप इन द पार्शियल क्रेडिट एनहेंसिंग फैसिलिटी फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो है रीमैप सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल आउट इन 2025। उसके बाद जो है रेशनलाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसीजर फॉर द स्पीडी अप्रूवल ऑफ द कंपनी मर्ज एंड एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज फॉर द। देखो हर चीजों पे फोकस किया गया है, किस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर एंड डेवलपमेंट का फोकस किया जाए, किस प्रकार से जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ाया जाए, किस प्रकार जो है सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को जो है मतलब ये फोकस किया जाए, किस प्रकार जो है एफडीआई लिमिट की बात की गई है। तो हर चीजों पे डेवलपमेंट की बात की गई। अब देखिए एक और चीज है, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में एक चीज है, देखो पहले जो चीजें था अब देखो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद अ स्पेशल फोकस ऑन द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लिए ज्यादा फायदा होगा। देखिए 0 to 4 लाख जो है नील, 4 से 8 लाख जो है केवल 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख को केवल 10% ही देना पड़ेगा। उसके बाद जो है 10 से 16 लाख ये एनुअल, 10 से 12 लाख मतलब ये एनुअल कमाने वाले, मतलब जिसका 8 से 12 लाख है एनुअल इनकम उसको 10% देना है, जिसका 12 से 16 लाख है उसको 15% देना है, और जिसका 16 से 20 लाख है उनको 20% देना है, और जिसका 20 से 24 है उनको 25% देना है, और जिसका 24 से ज्यादा है उसको 30% देना है। पहले क्या था, 15 लाख से ज्यादा किसी का इनकम था तो ये 20 या 25 या ऐसा परसेंट नहीं था, डायरेक्टली 15 से सीधा जो है 30% देना पड़ता, मतलब 15 लाख से अभी जो है डिवीजन कर दिया गया कि 12 से 16 जो है 15%, 16 से 20 जो है 20%, 20 से 24 जो है 25%, और 24 से ऊपर जो है 30%। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है।
तो ये मध्य वर्गीय के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी बात की गई है। तो टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन डबल फ्रॉम 50,000 to 1 lakh and the annual limit for 2.4 lakhs for TDS on rent increased to 6 lakhs। तो ये जो चीजें किया गया, देखो ये जो खासकर जो चीजें किया गया 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, ये एक अच्छी शुरुआत है मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 4 लाख 0 से 4 लाख 4%, 4 to 8 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% और 24 से ज्यादा 30%। क्लियर है? एंड ये मैंने बता दिया था आपको, रुपीज कम फ्रॉम, और ये रुपीज गोज टू भी बता दिया था, और एक्सपेंडिचर भी आप लोगों को बता दिया। तो इस बार का सबसे फायदा है कि 2025 तक 12 लाख टैक्स फ्री है। ठीक है, ये था इस बार का बजट। बजट को और भी डिटेल में हम लोग लाएंगे, ठीक है, और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बट ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का चीजों में कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमने एग्जाम कैंपस ऐप हमने स्टार्ट कर दिया है। एग्जाम कैंपस नीचे ऐप, नीचे जो है लिंक में दे दिया जाएगा, और हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। और खासकर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कि प्रीलिम्स में कौन सा किताब पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या बनाना है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमने फोकस करके बनाया है। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप इस इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक में हो या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोर्स भी लेना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर मेंटरशिप चाहिए, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो मुझसे आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। दिस इज माय नंबर 8527007432। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। नमस्कार, मैं व्योम कश्मीर आप सब लोग को इस चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और आज का बिग अपडेट जो है 8 पे कमीशन। तो 8 पे कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 8 पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की इतनी कितनी बढ़ेगी सैलरी, उसके साथ साथ जो है किस दिन से लागू होगा। आइए बात करते हैं कि कब से लागू होने वाला है 8 पे कमीशन एग्जैक्टली, और सैलरी या जो पेंशन है सरकारी कर्मचारी का वो कितना इंक्रीज होने वाला है। देखिए, 8 पे कमीशन की बात करूं तो ये एक तरफ से कह सकते हो कि गुड न्यूज फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। एक जब भी कोई पे कमीशन होती है, नॉर्मली हर एक 10 साल में पे कमीशन होती है, जब भी पे कमीशन होता है नॉर्मली पेंशन हो या सैलरी हो, ये जो है इंक्रीज होता है। तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द 8 कमीशन। तो हाल ही में 8 कमीशन का जो है एस्टैब्लिश, मतलब ये कह सकते हो कि अप्रूव्ड हुआ था 8 कमीशन। और अगर अगर बात करें कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा कमीशन नेम 8 पे कमीशन, और फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर फॉर द सैलरी एडजस्टमेंट में बताऊंगा फिटमेंट फैक्टर क्या है अभी। देन स्टार्टिंग डे जो एक्सपेक्टेड डे किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से, ये मतलब ये कह सकते हो टेंटेटिव या फिर स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हो सकता, अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम 2026 में 2016 में हुआ था 1 जनवरी 2016 में। तो देखा जाए तो जनवरी 1 2026 से हो सकता है। बेनिफिट क्या हो सकता है कि 25 से 35% सैलरी हाइक हो सकती है, अलाउंसेस। उसके साथ साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई कंफर्म नहीं है, हालांकि अभी कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, about the 8 pay commissions, the aim to revise the salary and allowances for the central government employees and the pension। जो केंद्रीय लेवल पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका सैलरी में इंप्रूवमेंट होगा, उसके साथ साथ उनको जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन में भी इंक्रीज होगा। और इस बार देखिए, इस बार जो है 49 लाख एम्प्लॉय का इंक्रीज होगा सैलरी, उसके साथ साथ जो है 65 लाख पेंशनर को जो है पेंशन में इंक्रीज होंगे। तो करीब करीब जो है 1,15,000 कह सकते हो, 1,15,000 लोगों का जो है इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो पेंशन हो। और ये लास्ट टाइम हुआ था 7th पे कमीशन, कब हुआ था? 2016 में, 1 जनवरी 2016 में। और अभी 8 पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 में होने का चांसेस है। तो ये देखिए, ये हर एक 10 साल में नॉर्मली क्या होता है, हर एक 10 साल में ये जो है पे कमीशन लागू होता है। एंड नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर आता है ये, जान सकते हो, नोडल एजेंसी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर। उसके साथ साथ देखो, रिकमेंडेशन ऑफ ए पे कमीशन क्या है। देखो, फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो है इंक्रीज हो सकता है, दोज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिनको जो है भारत का जो कंसोलिडेट फंड है, संचित निधि है। संचित निधि का मतलब क्या है? हम लोग जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं वहां से जितना भी कलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फंड, दैट इज द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। तो वहां से ही कंसोलिडेटेड फंड आती है। हम लोग जितना भी, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो भी देते हैं
वहां से ही कंसोलिडेटेड फंड आती है। क्लियर है पॉइंट? और एक होती है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए की जाती है, ध्यान रखिएगा। And civil and military personnel employee from all the central civil service and defense services, ठीक है। उसके साथ साथ जो पेंशनर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको जो पेंशन मिलने की बात होती है दैट इज नोन एज, और ध्यान रखिएगा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू में काम करते हैं या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, उनके लिए कोई सैलरी की बात यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो व्हाट टू एक्सपोर्ट फ्रॉम द 8 पे कमीशन, एक्सपेक्ट फ्रॉम द 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें यहां पर देखो, तो यहां पर अनकंफर्म प्रोजेक्शन के हिसाब से 8 पे कमीशन इंडिकेट दैट द फिटमेंट फैक्टर कुड रेंज फ्रॉम 2.8 टू 2.86। उसका मतलब क्या है कि बेसिक सैलरी जो है जिसका 18,000 है वो हो सकता है 41,000 से लेकर 51,480 के बीच में हो सकता है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए। और कमीशन कंप्राइज देखो, एक उस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है, वो एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल एंड पब्लिक पॉलिसीज में होना चाहिए। उसके अलावा 2 मेंबर होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं फील्ड ऑफ फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ में, और सपोर्ट स्टाफ जो कि रिसर्च और पर्सनल असिस्टेंट, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में ये एक्सपर्ट होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द पे कमीशन, किस किस चीजों का फैक्टर अफेक्ट करता है पे कमीशन में? एक है इकोनॉमिक कंडीशन की जीडीपी ग्रोथ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है कंट्री का, इन्फ्लेशन रेट क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ही रिकमेंडेशन किया जाता है। एम्प्लॉय डिमांड क्या हो सकती है? यूनियन एंड एसोसिएट ऑफ्टन एडवोकेट फॉर द हायर वेजेस, किसी हर एक को जो है हायर सैलरी, हायर वेजेस चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके पास क्या फैक्टर होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, हाउस ऑफ कॉस्टिंग क्या है, एजुकेशन एक्सपेंस, बाकी सब चीजों में कितने खर्च होते हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उसके साथ साथ जो है ग्लोबल कंपेरिजन, पे parties with the international standard in similar role is sometimes taken into the account, especially for the defense and specialized position। उसके साथ देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होती है, उसके साथ जो बजटरी कंस्ट्रेंट है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ही चीजें की जाती है। क्लियर क्लियर है कि हमेशा से कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। देखो जाहिर सी बात है इंपैक्ट क्या होंगे कि 8 पे कमीशन के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ज्यादा सैलरी मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हर चीज में जो है, हर चीज में चाहे ऑटोमोबाइल से लेकर कंज्यूमर गुड से लेकर रियल एस्टेट से हर चीज में बढ़ेगी चीजें, तो ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, implementation of the recommendation is often increase in the fiscal burden and necessitating careful budget planning। देन उसके बाद एम्प्लॉय मोरल, फेयर एंड रिवाइज पे स्केल एनहांस। देखो कोई भी कहीं पर भी काम करता है, उनको अगर अच्छा काम के लिए अच्छा वेतन मिलता है तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉय है उनका मोरल इंप्रूव होता है, ठीक है। पेंशनर वेलफेयर, और उसके साथ साथ वेलफेयर के लिए हर एक एक्टिविटीज की जाती है जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकता है, ठीक है। अब बात आती है 8 पे कमीशन सैलरी हाइक की बात करें। हाउ मच सैलरी विल इंक्रीज इन 8 पे कमीशन, कितना एग्जैक्टली हो सकता है? देखो ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ये एक्सपेक्टेड 8 पे कमीशन में करीब करीब जो है 25% से लेकर 30% का इंक्रीज होने का संभावना बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कितना परसेंट? 25 से लेकर 35% तक इंक्रीज होना, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ पेंशनर, जो पेंशनर को कितना परसेंट जो है इंक्रीज हो सकता है, और ये चांसेस है पेंशनर कुड इंक्रीज बाय एज मच एज 30% प्रोवाइडिंग रिटायर्ड विद ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है पेंशनर के लिए कितना 30% के आसपास जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो फिर से, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, नेम ऑफ द कमीशन 8 पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर, मल्टीपल फॉर द सैलरी एडजस्टमेंट, स्टार्ट डेट 1 जनवरी से हो सकता है, बेनिफिट 25 से 35% के आसपास हो सकता है। तो ये जो है हम 8 पे कमीशन के बारे में। तो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।